हेलो बच्चों, मैं अमरिंदर सर आप सभी को अमरिंदर सर क्लासेज पर वेलकम करता हूँ एक नए वीडियो सेशन में। रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में ये आपका लेक्चर नंबर 2 होना है। लेक्चर नंबर 2, चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शंस है। आपको हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में समझाया था। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्रमित युग्म में क्या होता है, ये आपको हमने समझाया था। और कब आप दो क्रमित युग्म को बराबर बोलेंगे या फिर अगर दो क्रमित युग्म बराबर हो तो वहां से आप क्या इक्वल कर सकते हैं, कैसे इक्वल कर सकते हैं, यह बात आपको हमने समझाया था इसके पिछले वीडियो सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू सेट्स। दो समुच्चय के कार्तीय गुणन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन का मतलब होता है क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसे आप क्या समझेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि दो समुच्चय आपके पास ए और बी हैं, मान लीजिए। तो दो समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन इसी क्रम का मतलब पहले हम ए की बात कर रहे हैं तो आगे भी हम लोग जो बात करेंगे वो ए के लिए बात होगा पहले, और बाद में हम लोग बी के लिए बात कर रहे हैं तो आगे जो बात करेंगे बाद वाला जो बात होगा वो बी के लिए होगा। बात क्लियर है। इसी क्रम में ए कमा बी के रूप का मतलब हो गया फॉर्म। इसी क्रम में ए कमा बी के रूप बोलिए या फिर आप फॉर्म बोलिए, रूप या फॉर्म वाले उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जहां ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी। बात समझिएगा कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन का मतलब होता क्या है कि आपके पास अगर मान लीजिए कि दो सेट है ए और बी, तो इनका कार्तीय गुणन का मतलब ये हो गया कि ए और बी के फॉर्म ए कमा बी, ये ऑर्डर पेयर का ये फॉर्म है, क्रमित युग्म का फॉर्म है। तो ए और बी के रूप वाले उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जहां ए, जो छोटा ए दिख रहा है, ये आपका एलिमेंट है या फिर सदस्य है सेट ए का, और छोटा बी जो आपका सदस्य है वो सेट बी का है। ठीक है, इस बात को आप ऐसे समझेंगे। और इसमें ए और बी के कार्तीय गुणन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस, ये साइन हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, या फिर इसको आप ए गुणा ऐसे बी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसको क्रॉस पढ़ाया जाएगा, द्वारा सूचित किया जाता है एवं इसे ए क्रॉस बी पढ़ा जाता है। ए क्रॉस बी हम लोग क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे।
बात क्लियर है? ए क्रॉस बी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब जो आपने इतना लैंग्वेज लिखा, इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में इसका मतलब ये हो गया, या फिर ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये है, अर्थात ए क्रॉस बी का मतलब ये है कि ए और बी, क्रमित युग्म में ए और बी कॉलन ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट ए बी। मतलब ये हुआ कि ए और बी के क्रमित युग्म में, ए और बी क्रमित युग्म के फॉर्म, मतलब ये जो फॉर्म बन रहा है, इस फॉर्म के जितने भी क्रमित युग्म बनेंगे उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय ही ए क्रॉस बी या फिर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ठीक है। या फिर आप इसको बोलिए कि ए और बी के कार्तीय गुणन को दर्शाएगा, जहां ए बिलोंग्स करेगा सेट ए में और बी बिलोंग्स करेगा सेट बी में। क्लियर? ए बिलोंग्स करेगा सेट ए में और बी बिलोंग्स करेगा सेट बी में। अब इसका आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहां से हमने सेट ए ले लिया और सेट ए में एलिमेंट हमने ले लिया 1 2 3 और ये 4, और दूसरा सेट हमने यहाँ पे ले लिए जिसमें एलिमेंट हमने ले लिया 5 और ये 6। तो अगर आप यहाँ से ए क्रॉस बी निकालेंगे, अर्थात ए और बी के कार्तीय गुणन निकालेंगे, तो ये कुछ ही इस प्रकार से निकलेगा। कार्तीय गुणन का मतलब सिंपल से ये है कि आप ए और बी के फॉर्म के जितने भी क्रमित युग्म बन रहे हैं सेट ए और सेट बी को लेकर, उन सभी को आप लिख दीजिए, वही आपका ए और बी के कार्तीय गुणन हो जाएगा। तो आपको करना इसमें क्या है कि जो आप क्रमित युग्म लेंगे लिखेंगे, उसमें फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा वो सेट ए से होगा और सेकेंड कंपोनेंट जो होगा वो सेट बी से होगा। जैसे देखिए, अगर आप लिखेंगे तो पहला कंपोनेंट हमने सेट ए से ले लिया और दूसरा कंपोनेंट हमने सेट बी से ले लिया, ठीक है। एक क्रमित युग्म हो गया। इसी प्रकार से हम 1 और ये 6 ले लेंगे, ऐसे ही आपका 2 और ये 5 होगा, ऐसे 2 और क्या होगा 6 होगा, इसी प्रकार से 3 और ये 5 होगा, ठीक है। और ऐसे आपका ये 3 और 6 होगा, ऐसे आपका 4 और ये 5 हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका 4 और ये 6 होगा। तो ए और बी के फॉर्म में जितने भी क्रमित युग्म बन पा रहे हैं यहाँ पर, या फिर भी जितने भी क्रमित युग्म बन सकते हैं, उन सभी क्रमित युग्मों का जो समुच्चय है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे ए और बी का कार्तीय गुणन या फिर ए क्रॉस बी बोलेंगे। उम्मीद इस बात को समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ से बी क्रॉस ए लिखते हैं, बी क्रॉस क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो अब बी क्रॉस ए लिखने का मतलब ये होगा कि जो आप क्रमित युग्म में लिखेंगे उसका जो पहला जो आपका कंपोनेंट होगा या फिर फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होगा, पहला जो निर्देशांक होगा वो सेट बी से लिया जाएगा क्योंकि बी पहले, और जो उसका दूसरा निर्देशांक होगा उसको आप सेट ए से लेंगे क्योंकि सेट ए बाद में है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कहने का तात्पर्य कुछ दूसरा है और बी क्रॉस ए कहने का तात्पर्य कुछ ही दूसरा है, दोनों ये सेम नहीं है। इसमें देखिए कि ए पहले है बी बाद में है, इसलिए क्रमित युग्म जो आप लिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए से लिया गया है और सेकेंड कंपोनेंट सेट बी से लिया गया है, ठीक है। इसमें आपका बी पहले है ए बाद में है, तो जो आप क्रमित युग्म में लिखेंगे उसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट बी से लिया जाएगा और सेकेंड कंपोनेंट सेट ए से लिया जाएगा। जैसे आप बी क्रॉस ए लिखेंगे यहाँ से, तो ये 5 का 1 लिख सकते हैं, 5 2 लिख सकते हैं, 5 3 लिख सकते हैं, 5 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 5 4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो है 6 1 लिख सकते हैं और ये 6 2 लिख सकते हैं, 6 3 लिख सकते हैं और 6 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि देखिए
ए क्रॉस बी का मतलब और बी क्रॉस ए का मतलब क्या होता है। अब देखिए आप यहां पे समझिएगा, क्या ए क्रॉस बी में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट दिख रहे हैं, देखिए एक तरह से ए क्रॉस बी का 1,5 तो एक क्रमित युग्म है, लेकिन ये ए क्रॉस बी के लिए एक एलिमेंट है। 1,6 एक क्रमित युग्म है, लेकिन ए क्रॉस बी के लिए क्या है, ये कि एलिमेंट है, सदस्य है। तो अब देखिए यहाँ पे बी क्रॉस ए का एलिमेंट 5,1 है, जबकि ए क्रॉस बी का एलिमेंट आपका 1,5 है। तो आपको हम बता चुके हैं, क्रमित युग्म के बारे में बताया जा चुका है कि 1,5 और 5,1 इक्वल नहीं होता है। ठीक है, आपको बताए थे ना, आपको बताए थे हम पिछले वीडियो सेशन में, आपको बताया गया था कि ए कामा बी और ये बी कामा ए अगर आप क्रमित युग्म लिख रहे हैं तो ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, इस वजह से ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे। बात क्लियर है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो देखिए जो इसमें बिलोंग कर रहा है, जो यहां पे दिख रहा है, उसका जस्ट अपोजिट इसमें दिख रहा है, उल्टा। ठीक है, इस वजह से यहां पे जो ये ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए है, ये आपको बराबर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को कि यहां आप ए क्रॉस बी और जो ये बी क्रॉस ए है, ये आपस में बराबर नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। तो ये होता है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन का मतलब होता है। ठीक है, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का मतलब क्या होता है, ये आपको हमने समझाने की कोशिश की है। अब इसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आइएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग ये जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं उसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कैसे आप निकालेंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अगला हम लोग का हेडिंग है कि ए एवं बी दो सेट हैं, तो इनके कार्तीय गुणन, ए एवं बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, ए और बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या ज्ञात करना, कैसे हम लोग निकालेंगे, आइए हम लोग इसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेट ए है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब सेट ए में अवयवों की संख्या x है, और एक दूसरा सेट है बी और इसमें अवयवों की संख्या, इसमें सदस्यों की संख्या y है। तो अगर आप दोनों सेट को लेकर इनका क्रॉस ए क्रॉस बी निकालेंगे या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्तीय गुणन निकालेंगे, तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आप सेट ए में जितने सदस्य हैं और सेट बी में जितने सदस्य हैं उनको आप केवल गुणा कर दीजिए, यानी कि x इंटू वाई कर दीजिए, और यही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और एंड सेट बी। ठीक है, यही आपका ए क्रॉस बी में सदस्यों की संख्या हो जाएगी। बात क्लियर। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि सेट ए में सदस्यों की संख्या 1 से और सेट बी में एलिमेंट्स की संख्या आपका y है, और एक और सेट हम ले लेते हैं सेट सी, इसमें आपको एलिमेंट्स की संख्या, इसके सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या इसमें z है। तो अगर आप इन तीनों सेट को लेकर अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं
तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बनेगा और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आप एक्स वाई और जेड इन तीनों को आपस में आप गुणा कर देंगे। यही आपके ए बी और सी के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे उसमें एलिमेंट्स की संख्या हो जाएगी और की संख्या इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। आपको कुछ करना नहीं है कि अगर आपको दो सेट है तो उन सेट्स में आपको देख लीजिए कि भाई कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे सेट ए में एक्स एलिमेंट्स हैं, मतलब एक्स अवयव है सेट ए के, सेट बी के वाई अवयव की संख्या वाई है, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवयव की संख्या कितनी होगी, तो एक्स और वाई को गुणा कर दीजिए। इस तरीके से आपका एक्स तीन सेट हो ए बी और सी जिसमें आपका एक्स वाई और जेड अवयव की संख्या है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इनका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें कितने अवयव की संख्या होगी इसके लिए आप एक्स वाई और जेड को इंटू कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बात इसमें और ध्यान रखना है कि अगर इसमें ध्यान ये रखना है कि यदि सेट ए एवं सेट बी में से कोई भी एक रिक्त समुच्चय हो, कोई भी एक रिक्त समुच्चय हो अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 0, मतलब उसमें एक भी सदस्य नहीं हुआ, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि सेट ए बराबर 5। ठीक है, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर 0, या आप इसको ये बोल सकते हैं कि सेट बी बराबर ये 5। तो दो सेट है और दोनों में से कोई भी अगर ये एक ही समुच्चय रिक्त समुच्चय हो गया अर्थात उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वैसे केस में क्या होगा कि दोनों का जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि क्रमित युग्म बनेगा ही नहीं, क्रमित युग्म में बनेगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर आप उसको 5 बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर सेट ए और सेट बी दो समुच्चय हैं और दोनों में से कोई एक रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आप दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें अवयव की संख्या 0 होगी अर्थात उसमें एक भी अवयव नहीं होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका निकलेगा ही नहीं, आप बोल सकते हैं कि उसमें एक भी अवयव नहीं होंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग देखेंगे इसमें संबंध के बारे में, संबंध क्या होता है, संबंध के बारे में। तो संबंध के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिलेशन क्या होता है, ठीक है, रिलेशन के बारे में समझ लेते हैं। रिलेशन होता क्या है, ठीक है, तो रिलेशन के बारे में अगर ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि ए और बी और एक समुच्चय हो, और एक समुच्चय होता क्या है आपको हम समझाए थे, ए और बी और एक समुच्चय हो तो, ए और बी और एक समुच्चय हो तो कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी के कार्तीय गुणन जो होगा उसके किसी भी उप समुच्चय R को ए से बी में संबंध या फिर एक संबंध कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो सेट हैं ए और बी,
और दोनों अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट है। तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी का किसी भी उप समुच्चय, कोई भी आपका उप समुच्चय जो होगा, उस उप समुच्चय को हम लोग ए से बी में एक संबंध कहेंगे और उस उप समुच्चय को फिलहाल यहां पर हमने क्या माना है, आर माना है। ठीक है, तो इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आर जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का, आर जो है अगर सबसेट ए क्रॉस बी का, तो आर को ए से, ठीक है, तो आर को ए से बी में, आर को ए से बी में एक संबंध कहते हैं। आर को बी से एक संबंध, आर को ए से बी में एक संबंध कहते हैं। अब इसका आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए तो बीच में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ गया था, इसी दौरान हमने इसको लिख लिया था एग्जाम्पल को। आइए इसको समझा देते हैं। तो हमने माना कि सेट ए और सेट बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 है और सेट बी के एलिमेंट 4 और 5 है। तो अगर आप ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि ए क्रॉस बी का मान निकालेंगे, तो आपको हमने अभी समझाया था कि ए क्रॉस बी का मतलब हो गया कि इसी क्रम में ए और बी के उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जहां स्मॉल ए बिलोंग करता है सेट ए से और स्मॉल बी बिलोंग करता है सेट बी से। मतलब ये हुआ कि जो आप क्रमित युग्म लिखेंगे, उन क्रमित युग्मों का जो पहला कंपोनेंट होगा वो सेट ए से आएगा और दूसरा कंपोनेंट होगा वो सेट बी से आएगा। ठीक है, जैसे सेट ए की बात करें तो इसका देखिए एलिमेंट 1 है, तो हमने देखिए यहाँ पर ये 1 पहले लिखा है, तो इस क्रमित युग्म का पहला कंपोनेंट 1 है। तो फिर उसके बाद हमने 4 लिखा है जो सेट बी का एलिमेंट है, यानी कि इस क्रमित युग्म का दूसरा कंपोनेंट 4 है। इसी प्रकार से देखिए 1 सेट ए से आया है और 5 सेट बी से आया है। फिर आपका 2 सेट ए से आया है और 4 सेट बी से आया है। 2 सेट ए से आया है और 5 सेट बी से आया है। मतलब कि पहला जो कंपोनेंट लेंगे आप, या फिर पहला जो कोऑर्डिनेट लेंगे क्रमित युग्म का, तो वो आपको सेट ए से लिया जाएगा, जबकि जो आप दूसरा कंपोनेंट लेंगे वो सेट बी से लिया जाएगा। 3 4 और इसी तरीके से आपका 3 और ये 5 हो गया। ठीक है, 3 और क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। अब हम यहाँ पर अपने मन से एक रिलेशन लिख रहे हैं, यहाँ पे। अब ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा, हमने मान लीजिए कि R1 R2 R3 अपने मन से यहाँ पे एक रिलेशन लिख लिया। अब ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा आगे हम चेक करेंगे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि फिलहाल हमने अपने से लिखा, अपने मन से। ठीक है, तो R1 में हमने लिख दिया 1 5 3 4 3 5। R2 में हमने अपने मन से लिख दिए 2 4 3 4 1 4। R3 को हम लिख दिए 2 5 3 4 3 6। ऐसे हमने अपने मन से लिख दिया। अब चेक करना है कि भाई कौन एक रिलेशन है ए से बी में, कौन ए से बी में रिलेशन नहीं है। तो ए से बी में रिलेशन वही होगा जो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। मतलब ये हो गया कि जिसमें अगर हम R1 की बात करें तो R1 में जो एलिमेंट दिख रहे हैं या फिर जो क्रमित युग्म में दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्रमित युग्म में ए क्रॉस बी में भी दिखाई देना चाहिए। तब जाके हम R1 को ए क्रॉस बी का सबसेट बोलेंगे, ए क्रॉस बी का सबसेट बोलेंगे। और जब R1 ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा तो R1 को हम ए से बी में के संबंध कहेंगे। बात क्लियर है? तो आइए देखिए यहाँ पे 1 5 क्रमित युग्म में 1 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 1 5 है। 3 4 यहाँ पर भी 3 4 है। 3 5 यहाँ पर भी 3 5 है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि R1 ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। और जब R1 ए क्रॉस बी का एक सबसेट है तो R1 ए से बी में एक संबंध भी है। बात क्लियर? R1 ए से बी में एक संबंध भी है। अब ये देखिए यहाँ पे R2 की बात करते हैं। तो R2 में 2 4 दिख रहा है, तो ए क्रॉस बी का भी आप देखेंगे तो 2 4 यहाँ पे दिख रहा है। R2 में 3 4 दिख रहा है, तो ए क्रॉस बी में भी आपका 3 4 दिख रहा है। और R2 में 1 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में भी 1 4 दिख रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि R2 जो है ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, उप समुच्चय है। इस वजह से R2 ए से बी में एक संबंध है।
अब हम R3 की बात करें तो इसमें 2 5 दिख रहा है, देख लीजिए 2 5 दिख रहा है, तो 2 5 इसमें भी दिख रहा है, 3 4 दिख रहा है तो 3 4 यहाँ पर भी दिखता है, 3 6 दिख रहा है, लेकिन इसमें कहीं पर भी क्या 3 6 है, नहीं है। तो जब 3 6 नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि R3 A क्रॉस B का सबसेट, देखिए सबसेट नहीं है, ऐसा हम काट दिए, सबसेट नहीं है। जब सबसेट नहीं है तो R3 को हम A से B में संबंध नहीं कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी प्रतिक्रिया हो आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। ओके बाय, तब तक के अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और तैयारी को अच्छे से करते रहिए। कंप्लीट हम लोग मैथ पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमसे डेली जुड़िए, और साथ में आपको बहुत जल्द आपको फिजिक्स के भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पूरी एकदम कंप्लीट फिजिक्स और मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय।